गुड मॉर्निंग बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक आप लोग को बता दिए थे? इतना सही है ना रोशनी? मेरे आंख पे पड़ रहा है इसलिए नीचे वाला बंद कर दिया। आप कहेंगे तो चालू कर देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमको ओरिजिनल कलर में ही देख लीजिए मेरे। हाँ, नीचे रहता है तो भभकते रहते हैं हम। आगे देखिए। भाग 9 बताए थे आपको, भाग 9 का क बता दिए थे, भाग 9 का ख बता दिए थे, भाग 10 बता दिए थे, भाग 11 बताना आज, पीडीएफ नहीं दिए थे। देखो भैया, भाग 9 में क्या थी? पंचायत। आर्टिकल 243 का क ख ग घ आगे था, उसी में ये नगर पंचायत। ये भी 243 के ओ से लेके आगे तक था। ख में क्या था? कोऑपरेटिव, सहकारी। ये सब 243 में थे, सब आगे पीछे उसी में। इसमें क्या था? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र 244 में थे, 244 में था ना। अब आपको बताना है भाग संख्या 11। भाग संख्या 11, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये तो आएगा 245 से और जाएगा 263 तक। 245 से 263 तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ नहीं है बाबू, पीडीएफ दे देंगे, कोशिश करेंगे कल पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाए। पीडीएफ अपलोड कर देते ससुरा सब। ये बीएसएनएल वालों का वाईफाई इतना खराब है यार, हम क्या बताएं। हमको एक हफ्ता डिस्टर्ब कर दिया क्लास आप लोग का। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। प्रिंटेड पीडीएफ, ठीक है। सोनू चौधरी बोल रहे हैं, सर आप रात में आप मेरे सपने में आके पॉलिटी पढ़ा रहे थे, सबसे मस्त है यार आपका। सपने में एडमिशन भी नहीं लेना रहता। सेंटर स्टेट रिलेशन रेडी किया जाए। आप कितने लोग बता सकते हैं कि भाग 10 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा है या एस जाति की चर्चा है? भाग 10 में एससी की चर्चा है या एसटी की चर्चा है? भाग 10 में एससी की चर्चा है या एसटी की चर्चा है? आंसर दो यार। एससी या एसटी? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एसटी की चर्चा है। उनके रिजर्वेशन की चर्चा है कि या एरिया की चर्चा है? रिजर्वेशन की चर्चा है या एरिया की चर्चा है? रिजर्वेशन की चर्चा है या फिर एरिया की चर्चा है? रिजर्वेशन या एरिया, किस चीज की चर्चा है? एरिया की चर्चा है। अब आप बताएं तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया कि हर राज्य से, कोई स्टेट के हैं, आपसे इतना टैक्स वसूला जाएगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कानून हु बहू अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया, जिसे आर्टिकल भाग 10 में रखा गया है, उस एरिया में लागू होगा? क्या संसद द्वारा या किसी स्टेट द्वारा बनाया गया कानून, सेंटर द्वारा या किसी स्टेट द्वारा बनाया गया कानून वहां पर हु बहू लागू होगा? कितने लोग बता सकते हैं लागू होगा या नहीं? यस या नो? मान के चलिए कोई एरिया है, मेघालय का मिकीर एरिया है, क्या वहां पर सेंटर या स्टेट का बनाया गया कानून हु बहू लागू होगा या नहीं होगा? बताइए यस या नो करके। 70% कह रहा है अरे नो, लागू नहीं होता है।
वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि यहाँ कितना एरिया लागू होना चाहिए। इसके लिए कुछ कमोबेश, मतलब समझिए वो एक तरह से समझिए आपके देश में ना वो चौथा स्टेट है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक यूनियन टेरिटरी होता है, वैसे ही वो आपका अलग स्टेट समझिए कि वो शेड्यूल स्टेट है, वो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हमको मेनली आपको समझाना है भाग 11। क्या समझाना है भैया? भाग 11। भाग 11 में क्या समझाना है? भाग 11 में समझाना ये है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिलेशन की चर्चा है। 255 से चालू होता है, 263 तक जाता है। 255 से जाता है, 263 तक जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दो तरह के रिलेशन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कितने तरह के रिलेशन होते हैं? दो तरह के रिलेशन होते हैं। हम तो कहते हैं भैया तीन तरह के रिलेशन होते हैं। देखिए, पहला रिलेशन होता है विधायी संबंध। विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिलेशन। दूसरा होता है आपका प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और तीसरा होता है वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के? भैया ऐसा नहीं होता कोई स्टेट ने गवर्नमेंट, पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विधायी, विधायी मतलब क्या होता है? कानून। अरे विधायी का मतलब कानून समझता है ना भाई, शुरू से पॉलिटी पढ़ा है ना। अब कोई ये गधा बोले कि सर विधायी का मतलब क्या होता है, यार गधों कानून होता है। अगर ऐसा कोई बोलता है ना तो जाके कोई खंभा उम्भा में अपना मुड़ी लड़ा के मर जाओ, अगर तुम्हें ये नहीं पता है विधायी या कानून। अब जैसे समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, ममता बनर्जी कहेगी हम नहीं लगाएंगे जीएसटी, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसे संबंध हैं जो कानून से रिलेटेड है, जो वो कानून बना दिया आप मानिएगा, कुछ ऐसे चीजें आप बना देंगे वो नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हो गया विधायी शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में क्या होता है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? जैसे यूपीएससी का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसका डीएम एसपी आके आपके यहाँ राज करता है। वित्तीय शक्ति, टैक्स आप वसूल के उसको दे देते हैं, वो रख लेता है अपने पास। तो ये सारी शक्तियों के बारे में पढ़ना है आपको, पता है? इसके बारे में आपको पढ़ना है आर्टिकल 205। अरे भैया 55 से नहीं ना होगा, 245 से होगा। ये 245 से होगा। कहाँ से होगा? 245 से। 244 पे तो खत्म ही किए थे, 245 पे हो चालू। तो इसमें जो विधायी शक्ति का अधिकार है 245 से शुरू होकर 255 तक जाता है, और जो प्रशासनिक अधिकार है वो 256 से चालू होकर 263 तक जाता है। यानी ये दोनों भाग 11 में ही आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या आता है? वित्तीय शक्ति को आपको पढ़ना है भाग 12 में। भाग 12 में इतना तो आपको पता चल गया कि आज के क्लास में आपको भाग 11 जब हम पढ़ाएंगे तो स्टार्ट करेंगे विधायी शक्ति से। जब विधायी शक्ति समझ में आ जाएगी तो प्रशासनिक शक्ति समझ में आ जाएगा, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब भाग 12 में पढ़ेंगे। तो क्या इस भाग 11 में हमें कोई जीएसटी या कोई टैक्सेशन या वगैरह पैसा से रिलेटेड चीज़ देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वित्तीय शक्ति में आते हैं, वो भाग 12 में चले जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चीज़ भैया? भाग 11, सेंट्रल और स्टेट यानी केंद्र और राज्य संबंध 245 से लेकर 263, यानी पहला 10 अनुच्छेद 245 से 255 वित्तीय अधिकार, विधायी शक्ति के बारे में बताएगा। और उसके बाद प्रशासनिक वाला आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ये वाला पढ़ लेंगे। तो चलिए 245 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 245, 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 तीन लोगों को अधिकार देता है। कहता है कि भैया संसद कानून बना सकती है पूरे देश के लिए, विधानमंडल बना सकती है राज्य के लिए, इसके अलावे संसद को एक और पावर है। संसद को क्या एक और पावर है? आप बताइए तो बिहार की गवर्नमेंट, बताइए बिहार की गवर्नमेंट क्या कभी भी यूपी के लिए कानून बना सकती है? बताइए तो बहू, बिहार की गवर्नमेंट क्या यूपी के लिए कानून बना सकती है?
बना सकती है बिहार की गवर्नमेंट यूपी के लिए? नहीं। तो देखिए, संसद कानून कहाँ बनाती है? देश में। देश में। विधानमंडल उस स्टेट में। इसके अलावे संसद को एक और दिया गया है कि विदेश में भी कानून बना सकती है। अब आप कहेंगे कि खान सर पगला गए संसद विदेश में कहां से कानून बना देगी? भैया बना देती है। संसद विदेश में कानून कैसे बना देती है? बना देती है। देखिए भैया, यहां समझा दिए ना, नहीं बना सकते। ये आपको बोला गया है वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति के तहत कि देखिए, संसद है, पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा अपने स्टेट के लिए कानून बना सकती है। ये तो आपको कोई कोई समझ में आता है। संसद जो है वो विदेश में भी कानून बना सकती है। जैसे आप देखिए कैसे बताते हैं, विदेश में भी कानून लगा सकती है। हम लोग के एप्लीकेशन का पैसा इंडिया से आता है, बट यूट्यूब से जो पैसे आते हैं ना, वो विदेश से आते हैं, कैलिफोर्निया से, US डॉलर में आता है। हम ऑनलाइन काम किए, सर्वर यूट्यूब का, चैनल यूट्यूब का। यूट्यूब कहाँ है? अमेरिका की कैलिफोर्निया में। ऐड कौन दिया? यूट्यूब ने दिया। गूगल एडसेंस से आया। पैसा कौन काट लिया? यूट्यूब ने काट लिया, अपना 45% काट लिया, 55% हमको दे दिया। तो इसमें स्टेट इंडिया की गवर्नमेंट की क्या योगदान थी? कोई नहीं। लेकिन फिर भी उस पर भी कहता है, खान साहब 45% आपका यूट्यूब काट लिया है, 30% हमसे कटवा लीजिए। कितना काट लिया? सबसे कम हमारे मिलता है 25%। समझा गया? तो विदेश में भी कानून बन सकते हैं। अगर मान के चलिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अमेरिका में जाके रेंज रोवर कार बेचती है, जगुआर बेचती है, कारखाना वहां पर, कर्मचारी वहां के, वर्कर वहां के, प्रचार वहां हुआ, सब कुछ वहां। वहां से जब पैसा यहाँ लाएगा तो कहते संसद नियम बना देगी कि तू वहां कमाया था ना, तो यो दे, तुम यो दे टैक्स वहां। तो अगर राष्ट्रीय हित का मामला है तो संसद विदेश पर भी कानून बना सकती है, विदेश में भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन ये काम राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो विधायी शक्ति, विधायी शक्ति 245 से शुरू होता है। पहले ही आप समझ गए, सबको बता देता है कि भैया आप कहाँ कहाँ शक्ति बना सकते हैं और कहाँ कहाँ कानून नहीं बना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बफरिंग कर रहा है क्या? बफरिंग तो नहीं कर रहा है यार, तो फिर क्या परेशान है तुम लोग? बफरिंग नहीं कर रहा है। विधायी शक्ति ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन आर्टिकल आता है 246, इसमें कहा गया है कि ससुरा विवाद न हो जाए, इसलिए विषय का बंटवारा कर दिया गया, सब्जेक्ट बना दिए गए हैं, विषय यानी लिस्ट बना दिया गया है कि आप कहाँ कानून बनाएंगे, आप कहाँ कानून बनाएंगे। इसमें लिस्ट संख्या A है, लिस्ट संख्या B है और लिस्ट संख्या C है। कितने लिस्ट है? 3 लिस्ट। एक लिस्ट को कहते हैं संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, भैया इस पे दोनों मिलके कानून बना देंगे। अब आप बताओ भैया, संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? तो भैया देखिए, जो मामले देश हित के होते हैं उसे संघ सूची में डाल दिया जाता है और कहा जाता है इस पर कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मुद्दे राज्य हित के होते हैं उसे हम लोग राज्य सूची में डाल देते हैं, कहते हैं इस पे कानून बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और जो मुद्दे जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है, उसे डाल दिया जाता है, इसमें कहा जाता है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। तो यहाँ तो ये बोल दिया कि भैया संसद देश के लिए कानून बनाएगी, विधानमंडल राज्य के लिए बनाएगी, संसद को अधिकार है कि विदेश में भी कानून बना सकती है भारतीयों पे जो भारत के फायदे के लिए होंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ जाती, अगर हम लोग ये नहीं देखते हैं, 246 नहीं देते, तो सोचा कोनों कोनों पे कानून बना देता। केंद्र सरकार GST पे बनाई है तो नीतीश कुमार GST पे बना देते। उधर ममता बनर्जी कहती हमारा अलग GST रहेगा, बंगाल GST, BGST, बंगाल GST। उधर शिवसेना कहते MGST, महाराष्ट्र GST, रद्द कर देता सब। इसलिए कह दिया गया है कि देख भैया, फिक्स कर दिया गया है कि संघ सूची में 100 विषयों को रख दिया गया। कहा गया ये 100 विषय ऐसे हैं जो देश के लिए जरूरी हैं और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार टुकुर टुकुर देखेगी। जैसे नोटबंदी, जैसे बैंकिंग का नियम, जैसे रेलवे, जैसे सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस,
क्या बिहार का पोस्ट ऑफिस अलग है, राजस्थान का अलग, मध्य प्रदेश का अलग? नहीं, ये देश के लिए जरूरी है, ये उन्हीं को देखना है। वायुयान, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट रख ली है। तो 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो देश के लिए सही थे, उस पर कानून बना दिए। अब इस पर राज्य सरकार तो कभी फड़फड़ाएंगे ही नहीं, फड़फड़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब स्टेट वालों ने कहा कि भैया हमें भी कुछ शक्ति दे दीजिए। तो स्टेट वालों को क्या दिया गया था भैया? इन्हें भी शक्ति दिया गया। इन्हें शक्ति दिया गया था 66 विषय पर। कितने? 66 सब्जेक्ट पे शक्ति दिया गया था, 66 विषय पर, जो घटाकर बाद में 61 कर दिया गया। घटाकर कितना कर दिया गया? 61 कर दिया गया। पहले ये कानून कितने विषय पे बना सकते थे? 66, लेकिन बाद में इसे 61 कर दिया गया। क्यों? तो आप कहेंगे कि सर बवाल तो हुआ होगा जब इसे 66 से घटाकर 61 किया गया होगा, तो जेन्युइन है कि राज्य सरकार के अधिकार को छीना गया। जो राज्य सरकारें पहले 66 विषय पर कानून बना सकती थी, अब केवल 61 पे बनाएंगी, यानी इनसे 5 अधिकार छीन लिया गया। अब 5 अगर सेंट्रल को दे देंगे तो खुला दुश्मनी हो जाएगा कि भैया तुम हमसे अधिकार छीन के अपने पास ले रहे हो। तो कहा गया कि देखो भैया हम दुश्मनी नहीं ले रहे हैं। दुश्मनी क्यों नहीं ले रहे हैं? कि जो ये आपकी समवर्ती सूची थी, इसमें 47 विषय थे पहले, इसको बढ़ा के कह दिया गया 52। क्या कर दिया गया? 52। यानी जो पहले केवल राज्य सरकार के पास था, उसको संशोधन करके कहाँ उठा दिया? समवर्ती में। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाएगी। जैसे जंगल विभाग, वन विभाग, पहले वन विभाग की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार की। राज्य सरकार छोड़ देती थी, जंगल कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे उठाकर किस में भेज दिया गया? समवर्ती में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जंगल पे कानून बना देती है, राज्य सरकार भी बना देती है। स्वास्थ्य, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और पीएमसीएच मतलब या स्टेट हॉस्पिटल राज्य सरकार की है। शिक्षा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और आपकी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, दरभंगा यूनिवर्सिटी है, और छोटे मोटे यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब यूनिवर्सिटी छोटी होती हैं सब। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब ये इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। आप बताइए कि अगर कहीं भी संविधान में ये जो 5 विषय कम किए गए थे, स्टेट गवर्नमेंट से काट लिए गए थे, और वो 5 विषय से काट के 66 से घटा के 61 किया गया था, अगर हम इसे दे देते सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसे दे देते सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बवाल हुआ रहता या नहीं हुआ रहता? ये बताइए, यस या नो में बदल दीजिए। भारत में बवाल हुआ रहता है कि नहीं? क्योंकि देश में अब राज्य सरकार की 5-5 शक्तियां छीन के अपने पास रख ली हैं। क्या बवाल होता या नहीं होता? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसी की सरकार हो। बवाल होता या नहीं? सब कह रहा है यस सर, बवाल होता, एकदम बवाल होता। देखिए, एकदम बवाल होता। आप सबको एक रास्ता बताते हैं। जिंदगी में आप लोग के सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको सामना करना पड़ेगा कठिन परिस्थितियों का, लेकिन आप एक समझदारी ये दिखाइएगा कि अपने आप को शांत रखिएगा और ऐसा काम कीजिएगा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। आपको पता है, ये ध्यान से, समवर्ती सूची में कहा गया है कि भले इस पर कानून बना देगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, लेकिन अगर एक ही टॉपिक पर दोनों ने कानून बना दिया, सेंटर ने भी बनाया, स्टेट ने भी बना दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, स्टेट वाले को नकार दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 5 विषयों को इसमें से हटाकर इसमें डाल दिया, तो राज्य सरकार झगड़ा भी नहीं कर पाए और केंद्र सरकार की मनमानी भी चल जाएगी। अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया कि मैट्रिक में किसी को फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा को उठा के इसमें डाला गया है समवर्ती सूची में, मैट्रिक यानी 10th के इस एग्जाम में किसी को फेल नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार ने नियम बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये नियम गलत है, दुनिया में लोग हंसेंगे कि यहाँ तो मैट्रिक पढ़ो ना पढ़ो पासे हो जाते हो। तो वो क्या करेगा, शिक्षा उसका पता है समवर्ती सूची में, उसने वो कानून बना दे, नहीं मैट्रिक में फेल हो जाएंगे, अगर पास नंबर कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। तो नियम किसका लग गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी कर भी लिया और राज्य को झगड़ा से बचा भी लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो ये देश में बंधा हुआ है, किसको क्या करना है सब की औकात फिक्स करके गए हैं सब। जो संविधान बनाने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, BN राव, ये लोग जो बैठ बैठ के संविधान बनाया था लोग, इन लोग का खोपड़ी नहीं खोपड़ा था। उन्होंने बांध के, हाथ बांध के चल गए से कि तारा इतने करे के बा बुझाइल, एकरा से ढेर ना। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। काहे बफरिंग हो रहा है सर? अरे यार बफरिंग आपका हो रहा होगा, मोनी भारती
बफरिंग हो रहा होगा भाई, आपका यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हमारे यहाँ तो वाईफाई धकाधक चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ रहा, मजा आता है कि नहीं? कि पॉलिटी पढ़ने में बहुत मस्त सब्जेक्ट है पॉलिटी, एकदम दुनिया दिखता है। मोदी जी की यही क्षमता है यार, योगी जी की क्षमता, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, ममता बनर्जी ये कर सकते हैं, गजब समझ में आता है यार। एक छोटी सी किताब ने पूरे देश को हिला के रख दिया, संविधान। किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बताइए, किसी को यहां तक में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? तब 47 देख लेते हैं, 46 देख लिए तो 47 नहीं दिक्कत है। अच्छा सर, ये पूरा टॉपिक बताएं। ये भैया ये टॉपिक जो पढ़ना है ना, ये आपको अनुसूची में पढ़ना है। अनुसूची 7 जब पढ़ाएंगे ना, तो अनुसूची 7 में इन सूचियों के बारे में बता देंगे, कौन कौन से चीज को कहाँ रखा गया है। हालांकि हम आपको हिंट दे दिए हैं, जो देश के लिए जरूरी था उसने सेंट्रल को सौंप दिया, जो राज्य के लिए जरूरी था स्टेट यूनियन लिस्ट में सौंप दिया, जो जनता के लिए था जरूरी था दोनों में सौंप दिया। अब आप बताइए ना, जन परिवार परिवार नियोजन यानी बच्चे कम पैदा कीजिए, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। अब आप खुद से सोच के देखो यार, कि अगर ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती तो मोदी जी चिल्लाते, देखो हमको पोता खिलाने की जगह पे तोता खिला रहे हैं। मतलब वो एक तो नहीं, यूट्यूब पे बड़ी फेमस हुआ है, इसे बता रहा है वहाँ पे। तो मोदी जी क्या कहते, देखो हमारे पास लड़के नहीं है। अडवाणी जी बोलते हैं हमरो, देखो ये योगी जी कहते हैं हमरो नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो भाई अपना बता देते सब, लेकिन राज्य सरकार कहती नहीं नहीं, खूब धड़ाधड़ पैदा करो, दिक्कत हो जाता है। इसलिए उठा के किस में डाल दिया, जनगणना, सॉरी परिवार नियोजन समवर्ती सूची में डाल दिया। परिवार नियोजन किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। तो परिवार नियोजन जो होता है वो समवर्ती सूची में डाल देता है। तब से राज्य सरकार भी कहते हैं हम दो हमारे दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है हम दो हमारे दो। और अगर ये राज्य सूची में सेंट्रल उसमें रहता है तो दिक्कत हो जाता है। केंद्र सरकार कहती है हम दो हमारे दो, राज्य सरकार कहती है हम दो हमारे होने दो, दिक्कत हो जाता है। लेकिन जनगणना मतलब कितने बच्चे हो गए, इसकी गिनती करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा का है, तो देखो भैया, कोई राजस्थान का लड़का है, अब वो कमाने के लिए चला गया दिल्ली, और अगर जनगणना की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई रहती, जनगणना की पॉपुलेशन की काउंटिंग की जिम्मेदारी, तो राजस्थान वाला तो जोड़ता है कि हमारे यहाँ एगो लड़का है, लेकिन वो लड़का कहाँ कमाने गया है, दिल्ली में। और फिर केजरीवालों गिन देता कि हमारे यहाँ इतना लोग हैं, तो एक के आदमी दो दो बार गिना जाता है। इसलिए कह दिया कि हटाओ, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट गिनती है कौन कहाँ है, धड़धड़ा के गिन देती है रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू। तो जनगणना को सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रखिए, जनगणना गिनती करना सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन परिवार नियोजन कम बच्चे होना किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है दोनों की। यार एक चीज देखो, कम पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग बड़ी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सोचा हमको लोग कंफ्यूजन हो जाता है यार, 5 गो अगर लड़के हो जाए तो कंफ्यूजन में हो जाएगा। सोचा कौन सब है, सब की नहीं, रात को गिनती करना पड़ेगा, पहल का दूसर का तीसर का चौथा पांचवा, पागल हो जाएगा आदमी, नामे नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे अच्छा परिवार होता है एगो लड़का एक ठो लड़की, बेस्ट परिवार, एक लड़का एक लड़की हो जाए यहाँ। लेकिन देश की एक समस्या भी है यार, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है, बहुत कम है। दिल्ली मुंबई बेंगलोर बड़े शहर में रहते हैं तो ठीक है, अब गांव में रहती हैं तो लड़की क्या कर लेगी बेचारी, कौन सा काम कर लेगी, कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ, लड़की कब काम कर सकती है, कब कमा सकती है, जब बहुत पढ़ी लिखेगी तब। लड़कवा नहीं हो पढ़ा ले तो मजदूरी कर लेगा, डेली 400 रुपया लेके चलाएगा। इसलिए गांव में लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों को प्रेफरेंस देते हैं। और समाज भले कहते रहता है कि हम लड़का लड़की में क्या फ़र्क है। जिस दिन ये देश लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बराबर मौका उपलब्ध करा देगा, उस दिन लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अब आप बताओ, एक लड़की अनपढ़ है तो क्या करेगी, बर्तन वर्तन मांजेगी, इसके सिवा तो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन लड़कवा वो भी बर्तन मांजेगी तो जिसके यहाँ जाएगी वो उल्टा सीधा बोलेगा। इसलिए थोड़ा सा जनगणना बढ़ने, जनसंख्या बढ़ने लगती है। आगे बढ़े। विकास चौधरी बेवकूफ है सर, क्या बोलता है विकास चौधरी? हाँ, लड़का के चक्कर में ज्यादा हो जाते हैं, ये सही बात है भाई। देखो यहाँ पे गांव की मेंटेलिटी हम भी देखें,
चलो भैया आगे देखते हैं। हाँ, एक बात बताइए, आर्टिकल 247, आर्टिकल 247 में कहा गया है कि मान के चलिए कि राज्य सरकार ने ऐसे विषय में कानून बना दिया जो संघ सूची में था, या ये इसके वाले में कानून बना दिया, मतलब ये दोनों गड़बड़ कर दिए जानबूझकर। जब जानबूझ के गड़बड़ कर देते हैं ये लोग, तो ऐसे सूची के लिए कहा गया है एक्स्ट्रा कोर्ट को बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? एक्स्ट्रा कोर्ट बना सकती है, अतिरिक्त न्यायालय। अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? ये कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। यानी एक ऐसा कोर्ट बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा ऐसा कोर्ट बना दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा राज्य सरकार तुमरा 61 को विषय दिए वही में बनाओ, नटंकी मत कर। तो उसमें नहीं, हालांकि ये बनाने की नौबत नहीं आई है, लेकिन बता दिया गया है कि अगर ऐसे मामले होते हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कोर्ट को बनाया जा सकता है। 45, 46, 47 समझ में आ गया तो बोलेंगे हम 48 पे चलेंगे। एक्स्ट्रा कोर्ट, अतिरिक्त न्यायालय, कृषि राज्य सूची के विषय में आता है। आगे देखिए, कृषि कर राज्य सूची में आएगा, बाकी उसका विकास समवर्ती सूची में आएगा। अच्छा एक बात बताओ भैया, आर्टिकल 248 कौन कौन विषय आएंगे हम आपको बताएं ना, जब अनुसूची पढ़ाएंगे तब आपको विषय पढ़ा देंगे, यहाँ आप ट्रैक से मत हटिए। एक बात बताइए, इस जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ये किस विषय में आएगा? व्हाट्सअप, फेसबुक, ऑनलाइन क्लास लेना, ये किस में आएगा? ऑनलाइन क्लास, मेरा एप्लीकेशन किस में आएगा? बताइए, मेरा एप्लीकेशन किस में आएगा? मेरा एप्लीकेशन किस में आएगा? कौन सूची में आएगा? 1, 2, 3 कौन सूची है ना? समवर्ती सूची, संघ सूची। किसी में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा, क्योंकि जब संविधान बना था और जब ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। उस समय मोबाइल के भी आविष्कार नहीं हुए थे, गूगल प्ले स्टोर उस समय नहीं था, तो आपने कैसे उठा के इसमें ठोक दिया? इसलिए संविधान वाले इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने एगो खाली लिस्ट सौंप के चला गया जिसका नाम रखा गया रेसिडुअल लिस्ट, अविशिष्ट सूची। अविशिष्ट सूची, रेसिडुअरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। ये कैसी सूची है? ये खाली सूची है। इस लिस्टवा को खाली रखा गया है, और संविधान वाला कह के गया था कि देख भैया हम संविधान बना दे रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दे रहे हैं, लेकिन ये संविधान कई 100 साल तक चलेगा, और कुछ ऐसे विषय आएंगे जो भविष्य में आएंगे लेकिन हमारे सामने अभी नहीं है। तो जो भविष्य में सिस्टम आएगा, जो उस वक्त आएगा, तो उसके लिए विवाद खड़ा हो जाएगा। राज्य सरकार कहेगी कि ये हमारे अंडर होना चाहिए, केंद्र सरकार कहेगी हमारे अंडर होना चाहिए। तो ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए अवशिष्ट सूची बना दी गई है। इसमें जितनी भी नई नई चीजें आती हैं वो सब अवशिष्ट सूची में बना डाल दी जाती हैं, और इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे साइबर क्राइम, साइबर चीजें, ऑनलाइन कोई भी चीजें होती हैं, इसरो का जो सैटेलाइट है वो है, जितना भी DRDO, एटॉमिक पावर एनर्जी, जो भी चीजें हैं, बाद में जो भी चीजें हैं उठा के सौंप दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको पता है आप जितना पैसा देते हैं उसका हम लोगों ने 18% IGST उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। लो, आप जितना फीस देते हैं उसका IGST 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, 2% बैंक वाले ले जाते हैं। यार 20% लेके चला गया, बचा कितना? 80%। उसमें सर्वर दो,
कॉस्ट दो, खर्चा निकालो, ये निकालो। अब जो बच गया ना, मान के चलो बच गया, अब उसका 30% फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी इनकम टैक्स के रूप में। तो देखो जितनी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं या जितना साइबर होता है, ऑनलाइन होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सब पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। सोचो संविधान वालों का खोपड़ी ससुरा खाली लिस्ट लेके गया है, खलिया लिस्ट लिख के गया कि जो जो चीज़ नया आएगा वो होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन जो शादी हो जा रहा है आजकल कि एगो शादी.com पे है, जो है कि इस पे ऐसा करके साइट आते हैं ना, उस पर खोज लो अपने हिसाब से इस टाइप का। वो सब चीज़ें किस में जाती हैं? सब के सब किस में जाएगी? अवशिष्ट सूची में जाएगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। बेहतरीन काम करके गया कि नहीं किया? बेहतरीन काम किया कि नहीं बताओ? दिमाग था या नहीं था इन सबों के पास, ये बताइए तो। दिमाग था? हाँ भाई, दिमाग तो बहुत है यार। मतलब सोचो यार, 1950 के कानून पर अब तक हम लोग हैं। 1950 का जो टेलीफोन था वो अब बर्बाद हो गया। 1950 की जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, या फिर जो मतलब 1950 का जीप, कार, ये सब सब बर्बाद हो गया। लेकिन संविधान आज भी है, तब बेहतरीन संविधान बना के गया सब। अब तो मजा आएगा आपको, ये देखो। अब यहाँ ध्यान दीजिए यार, एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी क्या इसमें कानून बना सकती है? राज्य सूची में नहीं बना सकती है, चाह के भी नहीं बना सकती है। तो देखिए क्या कहा गया है, 249 और 250 आप अच्छे से पढ़िएगा वरना बर्बाद हो जाइएगा। अच्छे से पढ़िए ध्यान से। 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाया जा सकता है। किसमें? राज्य सूची में। राज्य सूची में देखिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र हित यानी देश के लिए, राष्ट्र हित में राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के विषय यानी जो राज्य सूची में 61 विषय हैं, इस पर कानून कौन बना लेगी? संसद बना लेगी। इस पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। सोचिए, कोई इमरजेंसी नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन राज्यसभा कहेगी कि नहीं, ये मुद्दा राष्ट्र हित में है, देश की भलाई के लिए यहाँ कानून लगना चाहिए। क्या होगी? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगी। तो यह प्रस्ताव राज्य सूची में भी है तो भी संसद कानून बना देगी। अब बताइए, संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा भी आ जाते हैं सब, इसमें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों आते हैं। यानी ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा। तो यहाँ आपको लगता है लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल राज्यसभा हो गई कि नहीं हो गई? यानी लोकसभा पावरफुल होने के बावजूद यहाँ कमजोर प्रतीत होता है। कहाँ पर? जब राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनाना होता है, बिना किसी इमरजेंसी के, बिना किसी मतलब के, अगर राज्यसभा ने ये डिसाइड कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया कि नहीं, ये राष्ट्र हित में होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए, तो वहाँ कानून बन जाएगा। जैसे, सुनिए ध्यान से, जैसे दिल्ली की राज्य सूची के अंतर्गत में ये आया है कि दिल्ली में कहाँ मेला लगेगा, कहाँ भीड़ का जमावड़ा होगा, कहाँ प्रदर्शन होगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री समझेंगे, ये राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार नहीं हस्तक्षेप करेगी। लेकिन किसानों के आंदोलन होने के कारण, किसान जो बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, तो राज्यसभा अगर ये प्रस्ताव पारित कर दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह अधिकार छीन लिया जाता है कि वह प्रदर्शन करने के लिए जगह मुहैया कराएंगे, और लोकसभा ने भी पारित कर दिया, तो वो राज्य सूची के विषय में होने के बावजूद भी अब वहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करके जेसीबी बुला के सब सरदार लोग को फेंकवा देगी वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? क्या ये इमरजेंसी की तरह नहीं दिख रहा है? बताइए। यानी राज्य सरकार की कोई अहमियत नहीं है। यानी केंद्र सरकार में बीजेपी का राज्यसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में बहुमत। इसका मतलब इसका मिसयूज हो सकता था या नहीं हो सकता था? आप बताइए। आप अगर मेंस लिखिएगा तो आप तो कहिएगा भैया इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी राज्य को उखाड़ के फेंक देगी। भैया इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे उखाड़ के फेंक देगी। हाँ यार, अमित कुमार गुप्ता आप क्या कर रहे हैं? 20 बार समझ में नहीं आता है?
आपका नाम पढ़ते रहेंगे यहाँ हम। ऐसा हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो संविधान वालों ने इसको, आप बताइए अगर आप संविधान बना रहे होते तो इस मिसयूज से बचने के लिए आप क्या करते? कुछ ना कुछ तो उपाय करते कि ससुरा मिसयूज ना हो। लेकिन यूज भी जरूरी है, मिसयूज भी जरूरी है। मान के चलिए कि राज्यसभा अगर मान के चलिए कि राज्य सरकार अगर उड़ जाए, मान अभी केजरीवाल कैसे किसानों का समर्थन में है, केंद्र सरकार समर्थन में नहीं है, समझ में आप? तो आप क्या चाहते हैं? आप इसमें कोई उपाय बताएंगे? संविधान वालों ने उपाय बना के गया है। संविधान वालों ने क्या कहा है कि भैया ऐसा जो कानून है ये केवल 1 साल इसकी वैलिड रहेगी। कितने साल वैलिडिटी रहेगी? 1 साल। किस तरह से तारीफ किया जाए संविधान वालों का, मतलब मत पूछिए। मतलब ऐसे कानून की वैलिडिटी केवल 1 साल रहेगी, ज्यादा दिन तक इसकी वैलिडिटी नहीं रह सकती। कितना समझदार थे सब ये सब, जिसका कोई हद नहीं। कैसे समझा यार, कितना समझदार था सब। आ 1 साल ही इस कानून की वैलिडिटी रहेगी। अब 250 क्या कह रहा है? 250 कहता है कि आपातकाल में, इमरजेंसी में, आपातकाल में संसद जो है राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो ये तो समझ में आता है कि भैया राज्य सूची के जो एक्सेस है, ये तो समझ में आता है कि भैया चलिए इमरजेंसी लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी के पीरियड में संसद जो है राज्य सूची में कानून बना देती। तो ये तो समझ में आता है कि भैया चलो इमरजेंसी में था तब था। इमरजेंसी में तो कुछ भी करो भैया, देश जरूरी होना चाहिए। बाढ़ में गया राज्य सरकार या जनता का मौलिक अधिकार, इमरजेंसी में तो ये तो थोड़ा सा रीजनेबल लगता है कि भैया इमरजेंसी में। लेकिन इमरजेंसी नहीं भी है और राष्ट्र का हित छुपा है तो कर सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन कर रहा है और इसी बीच मान के चलिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं या कोई और आने वाले हैं विदेशी मेहमान, तो ये किसान घेर के रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो राष्ट्र हित को देखते हुए कानून बनाए जाए। इन दोनों में ना बड़ा स्लाइटली अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। और ये दसियों बार पूछा गया है उन लड़कों से आईएएस के इंटरव्यू में या उसमें जिनका पॉलिटी ऑप्शनल रहता है कि आप 249 और 250 में अंतर समझ रहे हैं? तो अंतर बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि हमें राज्य सूची में घुसना है, हमें एंट्री मारनी है राज्य सूची में। लेकिन 249 बिना आपातकाले एंट्री मरवा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 250 आपातकाल लगने के बाद ये एंट्री करा सकता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? 250, 249 और 250 ये क्लियर है आप लोग को? अगर तो यस बोलिए, और अगर क्लियर नहीं है तो नो बोलिए, फिर समझाना पड़ेगा। यस बोलिए अगर आप क्लियर है 249 250 में, तो 249 या 250 में क्लियर है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। यार इसका पीडीएफ है आपके पास, जो फ्री पीडीएफ में ना जो लिस्ट है वहां पे भी है। हालांकि ऐसे वो वाला भी दे देंगे, इस तरह से सामान्य भाषा में लिख के भी दे देंगे। यस या नो बोलिए। यस, एक दो नो बोल रहा है सर, ये घोंचू तुम लोग का दिमाग कहीं और था। जो नो बोल रहा है वो ईमानदारी से अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा ना तो उसका ध्यान कहीं और था, किसी के यादों में खोया हुआ था। समझ में आ गया? किताबों से प्यार करो यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। 48 विशिष्ट सूची 49 मतलब राष्ट्र हित का मामला है लेकिन इमरजेंसी नहीं लगी है, तो राज्यसभा क्या करेगा? प्रस्ताव पारित करेगा, तब लोकसभा उसमें कानून बनाएगा। और आपातकाल लगा हुआ है तो कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार तो वैसे ही खत्म हो जाती है आपातकाल के दौरान। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब आप देखिएगा संविधान बनाने वालों का खोपड़ी नहीं खोपड़ा देखिए। क्या देखिए? खोपड़ा देखिए। क्या खोपड़ा था उनसों का? दिमाग था ससुरन का, बाप रे बाप, भयानक दिमाग रख लेता सब। उनकी दिमाग इतनी जबरदस्ती कि हम लोग को आज तक पढ़ाना पड़ता है। देखिए यहां 245 में क्या बोला है? 245 में क्या बोला है कि संसद देश के लिए कानून बनाएगी और विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाएगी।
तो भैया राज्य सरकार अगर ये कहने लगे कि 245 में हमें ये अधिकार है कि हम अपने लिए कानून बना सकते हैं, तब तो धज्जी उड़ जाएगा इस कानून का। आप जरा देखिए तो थोड़ा ध्यान से। अरे यार तुम कहाँ से आ रहा है? तब तो इस कानून का धज्जी उड़ जाएगा 249 वाले का। अब मान के चलिए 200 कोई स्टेट है, मान के चलिए एमपी, मध्य प्रदेश में कोई बवाल हुआ है, तो 249 में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए 249 के तहत केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, या आपातकाल को देखते हुए 250 के तहत कानून बना दिया। लेकिन ससुरा मध्य प्रदेश को भी तो 245 के तहत अधिकार है कि वो अपने लिए कानून बना दे। अधिकार है कि नहीं है? अब मान के चलिए केंद्र सरकार कह रही है कि यहां आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, या आपातकाल में भी कह रही है आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया राज्य के अंदर इस राज्य सरकार को भी तो अधिकार है 245 का। अगर आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो ये 245 के तहत कह देगी कि नहीं आंदोलन कर सकते हैं। ले भया बवाल, एकदम भयानक। आप 249 के तहत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मना कीजिए कि तुम आंदोलन नहीं करोगे, या 250 के तहत आप आपातकाल की दुहाई देके कहिए कि आंदोलन नहीं करोगे। लेकिन राज्य सरकार को तो अधिकार 245 पहले दे के रखा है कि भैया तुम आंदोलन का तुम कानून बना सकते हो। तब हुआ बवाल, तब हुआ बवाल। अब बता भैया इससे कैसे निकला जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी से निपटने के लिए बना दिया गया अनुच्छेद 251, आर्टिकल 251। कहा गया है कि जब कभी भी संसद 249 के तहत या 250 के तहत कानून बनाती है तो राज्य सरकार का कानून लागू नहीं होगा। तो उस स्थिति में राज्य सरकार से आर्टिकल 245 छीन लिया जाएगा। उस स्थिति में राज्य सरकार से आर्टिकल 245 छीन लिया जाएगा, अदरवाइज में वो रहेगा। नहीं तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। मैप का बुक कब तक आएगा? श्याम बिहारी आ जाएगा भाई। टाइम हो गया सर खाना बनाने का, हमको खुदे भूख लगा है। देख हमारा खाना यहाँ रखा हुआ है, देख रहे हो। सुबह से हम भी कुछ नहीं किए, यही खाना है मेरा, इसी को खा के रह जाते हैं हम। खाओगे? क्या खाना है भैया? 2-4 ठो लिट्टी आ जाता है, खा के यही रह जाते हैं। फिर 1 घंटा का गैप है। ज्योग्राफी का क्लास बाबू 2 बजे से होगा। ज्योग्राफी का क्लास 2 बजे से। ऐप जो है ना अभी टेस्टिंग फेज पे चल रहा है, तो 12 से 1 में टेस्टिंग हो रही है। तो क्लास बंद करने से अच्छा है उसको 12 से 1 की जगह पे 1 से 2 कर देते हैं। तो 1 से 2 मैप हो जाएगा, 2 से 3 ज्योग्राफी कर लीजिएगा, मैप के बाद ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया यार? इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? राज्य सरकार जो है, देखिए अगर 249 के तहत या 250 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार पे कोई कानून बनाती है, तो उस कानून के उल्टा राज्य सरकार वहां कानून नहीं बना सकती है। उस कानून के उल्टा राज्य सरकार वहां कानून नहीं बना सकती। ये किस में बोला गया भैया? आर्टिकल 251 में बोला गया। अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, आगे का क्लास कल होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे